Hello everyone, welcome to Super Class again. Welcome to second lecture of Matter in Our Surrounding of your class 9th Science subject. इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जितनी भी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो मैटर से मिलकर बनी हुई थी। और मैटर एक्चुअली क्या होता है, तो मैटर कोई भी ऐसी चीज जो जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो आपका मैटर कहलाता है। तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड इट हैज मास, सो इट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फिर हम लोगों ने जब देखा कि दुनिया की सारी चीजें जब मैटर से ही मिलकर बनी हुई हैं तो मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश करी कि भाई एक्चुअली जो ये मैटर है ये मैटर क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है। मैटर को डिटेल में हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने ये देखा कि भाई जो मैटर है ना, अगर हम जानना चाहते हैं कि जैसे दुनिया में बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं तो क्या हर चीज एक ही टाइप के मैटर से मिलकर बनी हुई। जैसे ये मेरा पेन और जो पानी है पीने वाला और जो बारिश होती है उसमें जो पानी है, जो हवा है और जो क्लाउड्स हैं, जो स्टार्स हैं, अगर ये सब कुछ मैटर से ही मिलकर बना हुआ है तो क्या सबके अंदर मतलब सब में एक ही टाइप का मैटर अवेलेबल है क्या? ऐसा है क्या? ये हमारे मन में सवाल आया था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पहले मैटर को डिटेल में पढ़ना शुरू किया। मैटर को हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ने की कोशिश करी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एज अ केमिस्ट हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अभी हम लोगों ने क्या करना था, मैटर को पढ़ना शुरू किया था। और दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता चली थी मैटर की। पहली बात तो ये कि जो आपका मैटर है ये भाई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। और दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखी थी कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनको हम लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। तो इतना सब कुछ हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, उसको डिटेल में मैंने वहां पर समझाया था। जिन लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके आगे फिर आप इस वीडियो को देखना शुरू करना। तो हम लोगों ने पार्टिकल्स पर आ गए थे कि पूरा का पूरा जो मैटर है वो एक्चुअली क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर की जो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करी थी तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी हमें ये देखने को मिली थी कि मैटर जो है एक्चुअली वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि पार्टिकल्स को समझना है कि भाई पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है। क्योंकि भाई देखो, किसी भी चीज को आप डिटेल में समझना चाहते हो तो उसकी हर छोटी से छोटी चीज की बारीकी को आपको अच्छे से समझना होगा। तो अगर आपको मैटर को अच्छी तरीके से समझना है तो वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो सीधी सी बात है आपको पार्टिकल को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोग वही करने जा रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग अपनी वही है, वो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या करने हैं आज इस लेक्चर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर, सबसे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है ना, इनके बीच में स्पेस होता है। मतलब बात समझ रहे हो? जब आपने किसी भी मैटर के अंदर के जब पार्टिकल्स को डिटेल में जाकर देखा, जब उसको माइक्रोस्कोप में रखा और माइक्रोस्कोप में रखकर जब आपने उसके पार्टिकल्स को देखा तो आपने क्या देखा कि यार जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, मतलब हवा भरी हुई है। देयर इज सम एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये चीज तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था ना, कि मतलब हमें लग रहा है कि ये पेन है, हमें लग रहा है कि तुम्हारी ये स्क्रीन है, ये तो बिल्कुल तुम्हें सॉलिड लग रही होगी। और मैंने तुमसे कहा कि भाई ये जो तुम्हारी स्क्रीन है, ये तुम्हारी स्क्रीन एक्चुअली किससे मिलकर बनी हुई है, मैटर से मिलकर बनी हुई है। मैटर एक मटेरियल है, ठीक है, मैटर से मिलकर बनी हुई है। आपने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा कि यार ये जो मैटर होता है ना वो भी एक्चुअली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और फिर मैंने आपसे कहा कि यार इन पार्टिकल्स के बीच में पता है स्पेस भी होता है। मतलब तुम्हारे सॉलिड जो स्क्रीन है वो जिस मैटर से मिलकर बनी हुई है वो जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, मतलब एक्चुअली तो पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर से मिलकर बनी हुई तुम्हारी स्क्रीन, मतलब तुम्हारी स्क्रीन मिलकर बनी हुई है किससे, पार्टिकल्स से। और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। आई बात समझो? तो अपने ये जो तो स्क्रीन है, जब तुम इसको रखोगे, ये जो जितना सब कुछ लिखा हुआ है, जब तुम इसको माइक्रोस्कोप में रखकर देखोगे तो तुम्हें देखेगा यार इनके बीच में हवा भरी हुई है, स्पेस दे रखा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि पार्टिकल्स के नेचर या उनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला और इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है कि पार्टिकल्स के जो मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये बात तो काफी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, ये बात तो ठीक थी, लेकिन फिर भी देखो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, यहां पर और इंटरेस्टिंग बात है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भैया यहां पर जब देख रहे हैं, देखो यहां पर ये क्या देखेगा कि ये आपके बढ़िया एक्टर हैं,
ये क्या करते हैं, ये माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, आपने मैटर को देखते हैं कि भाई मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जब ये उस मैटर को माइक्रोस्कोप पर रखकर देखते हैं ना, तो उन्हें एक बात और दिखती है कि यार ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, ये मूव कर रहे हैं, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सबके सब मूव भी कर रहे हैं। यार ये तो और इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब कि जो तुम्हारी स्क्रीन है, जो तुम्हारा पेन है, कॉपी है, इनके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। अगर मैं यही बात तुमसे कहूं कि जो ये हवा है, जो गैस है, गैस के जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, तो ये तुम्हें कहोगे कि हाँ ठीक है, मतलब वो तो हमें भी आइडिया लग रहा है कि ये हिलते हैं। लेकिन जब मैं तुमसे कहूं कि यार ये सॉलिड जो तुम्हारी स्क्रीन है थोड़ी सख्त है, इसके अंदर के पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैं सारे मैटर्स के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी भी टाइप का कोई भी मतलब वो नहीं कर रहा हूं कि सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि हर चीज मैटर से मिलकर बनी हुई है, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और हर मैटर के पार्टिकल्स के बारे में ये बात है। हर मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, हर मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं। ये जब माइक्रोस्कोप में रख के देखा ना, तभी दिख गया हमें, कोई ऐसा मतलब अपने मन से ना बात नहीं बता रहा हूं, बस हम लोग देख रहे हैं, नई नई बातें पता चल रही हैं, हम लोग तो क्यूरियस हैं कि अपने आसपास क्या क्या चीजें हैं। सो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग and particle of matter have space between them. These are the two properties that were very surprising at that time. But this is not enough. There are some more points to come. The next important point is that, what is it? देखना, ध्यान से देखना, यहां पर लिख रहा हूं मैं. The important point is this, that particles of matter have kinetic energy. So this may be a new term to you. What is kinetic energy? So let me explain it to you. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जब भी कोई बॉडी होती है ना, अगर वो मोशन में होती है, अगर वो हिल डुल रही होती है, तो हिलने डुलने की वजह से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? उसके मोशन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी। अगर मैं मूव कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरी बॉडी में अभी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के साथ क्या होती है? बढ़ती है। या फिर मैं कहूं, अगर मैं उस बॉडी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनका मूवमेंट भी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, मोशन। जितनी ज्यादा मोशन में कोई बॉडी होगी, उसके अंदर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। अगर वो मूव कर रहे हैं तो सीधी सी, अगर वो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं, सीधी सी बात है, उनके पार्टिकल्स के बाद क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने पर। तो मोशन भी क्या होगा? बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ाने पर। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसको हीट करोगे, उसको गर्म करोगे, तो क्या करोगे? एक्चुअली आप उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि वो तेजी से क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। सो ये बात ध्यान रखना कि जो हॉट बॉडीज होती हैं, उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं? फास्ट मूव करते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड बॉडीज। ये बात आपको क्लियरली समझ में रखनी है, ये ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हो। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप क्या करो कि मतलब किसी भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को उठा लो और उनको आपस में साथ में रख दो, ठीक है? तो आपको पता है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई भी दो टाइप ऑफ मैटर को अगर आप एक दूसरे के साथ मिलाकर रखोगे, तो वो अपने मन से एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? इंटरमिक्स हो सकते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर कैन इंटरमिक्स ऑन दियर ओन। डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अपने मन से क्या हो सकते हैं? इंटरमिक्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक स्पेशल टाइप का आपने क्या किया? मैटर लिया, और उस मैटर को क्या किया? ये देखिए, इस तरीके से एक मैटर है मान लो, ठीक है? उसके ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है? ये एक टाइप का मैटर है, ठीक है? ठीक है, अब ये लेफ्ट राइट में जहां पर भी दिख रहा है उधर साइड देख लेना। और दूसरा टाइप का एक दूसरा मैटर है मान लो, ठीक है? ये दूसरा मैटर है जिसके पार्टिकल्स कैसे हैं? रेड है, ठीक है? तो अगर आप इनको आपस में एक दूसरे के आसपास रखोगे ना, तो ये थोड़ी देर बाद देखोगे कि अपने मन से क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे, आपस में घुल जाएंगे, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक जैसे हो जाएंगे। तो ये आपस में क्या होंगे? मिलने लगेंगे। और थोड़ी देर बाद क्या होगा? यहां पर रेड, कहीं काला, कहीं रेड, कहीं लाल, कहीं रेड, कहीं काला, कहीं रेड, कहीं काला। ये कैसे हो रहा है? ये एक्चुअली क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में बताता हूं मैं तुमको। तो ये अपने मन से इंटरमिक्सिंग हो जाना पार्टिकल्स की, ये क्यों होती है?
क्योंकि भैया ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये मूवमेंट की वजह से वो आपस में क्या हो रहा है, अपने आप से मिक्स हो सकते हैं। इसका मैं तुमको एग्जांपल बताऊं, सबसे आसान चीज है कि हो सकता है आपके घर में कोई भी कलर है, मान लो कलर तो होगा ही आपके पास, ठीक है, जो पाउडर कलर नहीं आता है होली में, पाउडर कलर को आप क्या करो, पानी, आपने एक बर्तन में पानी ले लो, ठीक है, और पाउडर कलर को क्या कर दो, एक जगह इस तरीके से यहां पर रख दो और कुछ ना करो, तुम कुछ ना करो, थोड़ा सा कलर डाल दो और अपने मन से छोड़ दो। तुम धीरे धीरे देखोगे, धीरे धीरे क्या देखोगे तुम, कि अपने मन से ये यहां नीचे नीचे क्या होगा, पानी अगर रेड है तो मान लो रेड होने लगेगा, धीरे धीरे धीरे, थोड़ी देर बाद तुमने पानी में उस कलर को मिलाया ही नहीं, थोड़ी देर बाद 10 मिनट आधे घंटे बाद आकर देखना पूरा का पूरा पानी लाल या हरा हो चुका होगा, या जिस कलर का भी तुमने कलर डाला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुमने कलर था इसके जो पार्टिकल्स थे और जो वाटर था इसके जो पार्टिकल्स थे ये आपस में अपने मन से मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। यही बात हमें प्रूव भी हो जा रही है, ये प्रूवमेंट भी मिल गया और इससे हमने नया फीचर भी पढ़ लिया। तो पहली बात हम लोगों ने क्या पढ़ी, सबसे पहली बात एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने ये पढ़ी कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड बात हम लोगों ने ये पढ़ी कि पार्टिकल्स और मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, if we will increase the temperature of the object, then the kinetic energy of the particles will increase, so the speed of moving of particles will also increase and particle of matter can intermix on their own if they are put together. Okay, and that property is actually called diffusion of particles. Diffusion क्या होता है? Diffusion होता है intermixing of two things, intermixing of two things or intermixing of two type of particles of matter by their own is actually called diffusion. इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कहा जाता है। आ रही बात समझ में? इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। आ गई बात समझ में इतनी? अब मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि एक्चुअली ये डिफ्यूजन होता क्यों है, ये इंटरमिक्सिंग अपने मन से होती क्यों है? व्हाई डू particles of matter can intermix on their own? Why diffusion happens? This happens because the particles of matter have space between them. भाई एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और वो मूव कर रहे हैं, तो मूव का एक तो मूवमेंट भी रीजन है और दूसरा स्पेस है। पहली तो दो प्रॉपर्टीज बताई हैं, यही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेस होना और मूव करना, इसके आधार पर ही सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसकी वजह से और पार्टिकल मूव करते हैं इसकी वजह से ये अपने मन से क्या होते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स तभी हो पाएंगे ना भाई जब स्पेस होगा। अगर स्पेस होता ही ना तो अगल बगल लगते रहते, कितना भी मूव करते, मूव करने से एक दूसरे के अंदर घुस थोड़ी ना जाते। स्पेस है, इस वजह से क्या हो सकते हैं? इंटरमिक्स हो सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो जरा ध्यान से। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट तुम्हें यहां पे क्या दिख रहा है? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर एक्चुअली अट्रैक्ट ईच अदर। यार ये तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग बात हो गई। देखो ये भी कितने सरप्राइज हैं इस चीज को, इनको देखिए जरा कितने सरप्राइज हैं। ये अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को। कैसे करते हैं? देखो इसका एग्जांपल मतलब प्रूफ अगर देखा जाए, मान लो कि किसी नल से पानी गिर रहा है, ठीक है, मान लो ये एक नल है, ठीक है, और इस नल से क्या कर रहा है? इस तरीके से पानी गिर रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है। अब क्या करो कि उसमें आप अपनी उंगली डाल दो, हाथ डाल दो, कोई भी चीज डाल दो। अगर आप उस धारा में अपना हाथ डालते हो तो हाथ डालने से देखो क्या होता है, पानी थोड़ी देर के लिए तो अलग हो जाता है, लेकिन जैसे ही उंगली से दूर जाता है फिर से वो आपस में मिल जाता है। मतलब धारा पहले आपकी उंगली ने क्या किया, उसको अलग अलग किया, ऊपर से पानी गिर रहा था, उंगली लगाई आपने, उसने उसको अलग अलग किया, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है पानी तो फिर से आपस में मिल जाता है। तो इसका मतलब है ना, वो पानी के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो वो वापस आया, वरना दूर दूर ना चला जाता। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन सब में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट सेम इन ऑल काइंड ऑफ मैटर्स। ऑल काइंड ऑफ मैटर में जो आपका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये सेम नहीं होता है, ये सेम नहीं होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट यू शुड रिमेंबर एंड यू शुड पुट इन योर आंसर शीट्स इन योर एग्जाम्स। एक बार फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, सारी प्रॉपर्टीज को एक बार ध्यान ध्यान से पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला इस हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड बात हम लोगों ने क्या पढ़ी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। थर्ड बात पढ़ी, ड्यू टू मोशन ऑफ particles of matter have kinetic energy,
and this kinetic energy is increases with the increase in temperature. So when we will increase the temperature of any object, the particles of that matter will start moving faster. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 5 पॉइंट ये हो गया। छठा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन इंटरमिक्स ऑन देयर ओन एंड दिस मिक्सिंग इज डन ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम। और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? 7वां पॉइंट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टीज थी किसकी थी? सारी की सारी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज थी। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के आधार पर एक क्वेश्चन तुमसे मैं पूछने जा रहा हूं प्यारा सा, जरा बड़े ध्यान से आंसर देना उसका, ठीक है? बड़े ध्यान से क्या करना उसका आप आंसर देना, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक आपका एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ये मैटर है और ये एक दूसरा मैटर है, ठीक है? मैंने इन दोनों को आपस में रखा और रखने के बाद मैं जानता हूं कि इनका क्या हो जाएगा? आपस में डिफ्यूजन हो जाएगा। इनका आपस में क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? एक कंडीशन है कि इन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा ऑप्शन है कि इन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ जो डिफ्यूजन होगा वो फास्टर किस में होगा? फास्ट डिफ्यूजन किस में होगा? फर्स्ट वाले में होगा कि सेकंड वाले में होगा? बहुत ध्यान से सोच के बताना, फर्स्ट वाले में होगा कि सेकंड वाले में डिफ्यूजन फास्टर होगा? बता दो, सोच के बता दो। अब क्वेश्चंस की बारी आ गई है। कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लाया हूं और कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपके टीचर से वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो देखो, अगर टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी पार्टिकल्स की, वो स्लो मूव करेंगे, तो स्लो मूविंग होंगे तो डिफ्यूजन स्लो होगा। आ रही बात समझ? और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे 100 डिग्री सेल्सियस में, इसमें फास्ट मूविंग होंगे, ये फास्ट मूविंग, तो फास्ट मूविंग अगर ये होंगे तो इनमें क्या होगा? डिफ्यूजन फास्टर होगा। आ रही बात समझ में? तो फास्टर डिफ्यूजन किसमें होगा? फास्टर डिफ्यूजन होगा आपके किसमें होगा? हाई टेम्परेचर वाली बॉडीज में। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आपने क्या पढ़ लिया? मैटर पढ़ लिया है, मैटर के अंदर के पार्टिकल्स पढ़ लिए हैं, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है पार्टिकल्स के, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में पढ़नी है। तो ये आपका भाई पहला क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इनमें से कौन है जो मैटर है? ये आपको क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेयर के बारे में। तो चेयर आपकी मैटर है कि नहीं, ये तुम कैसे बताओगे? तो देखो, मैटर अगर तुम्हें पता करना है ना, तो मैटर के बारे में ये जो आपको मैटर दिख रहा है, मैटर के बारे में तुम्हें दो बातें पता है कि कोई भी चीज अगर मैटर है, कोई भी चीज ध्यान से देखना, कोई भी चीज अगर मैटर है तो उसके पास दो चीजें होंगी। एक तो उसमें कुछ ना कुछ मास होगा और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो चेयर का मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, तो ये क्या है? मैटर है, इट इज अ मैटर। ओके, ए इज करेक्ट, ठीक है? इसके बाद अब देखो, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद क्या करना कि काउंट करना कि कितने मैटर हैं, और जितने मैटर हो उतना तुम कमेंट करना, उतना तुम क्या करना? कमेंट करना। अब तुम्हें क्या कमेंट करना है? तुम्हें कमेंट करना है कि देखो 1 2 3 4 5 6, देखो कैसे करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नंबर का क्विज है एक तरीके से तुम्हारे पास, ठीक है? 11 मार्क्स का क्या है? इसको तुम क्विज समझो, 11 मार्क्स का। और 11 मार्क्स का क्विज है, तुम्हें पता करना है, एक तो मैंने बता ही दिया है, 11 मार्क्स का क्विज है, तुम पता करो कि इनमें से कितने मैटर हैं, और उसके बाद कमेंट करो वीडियो को पॉज करके कि इतना 11 10 9 6 5 ऐसे कमेंट करो, और फिर मैं चेक करूंगा और फिर हम दोनों लोग अपने आंसर मैच करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्विज में किसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। जिसके पूरे सही होंगे, अगर 11 में से 11 किसी के आते हैं, तो उनको मैं क्या करूंगा? पिन करूंगा कमेंट में। जो टॉप करेगा इस क्विज में, मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा इस वीडियो में, ठीक है? आ रही बात क्लियर समझ में? तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया भाई। अब इसको पॉज करके आप लोग करिए और बाकी मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। चेयर, हाँ है भाई, चेयर है, ठीक है, एक सही है। एयर का मास होता है क्या? मास होता है क्या एयर का? भाई होता है मास, एयर का मास क्या होता है? एयर का मास। अगर आप एयर को क्या करो ना, मतलब जैसे बलून, तो बलून में क्या होती है? एयर तो फिल करते हो, तो आप एक एम्प्टी बलून को क्या कहते हैं? वेट करो, उसका वजन पता करो कितना है,
और एक काफी बड़ा बलून होना चाहिए, ताकि क्योंकि एयर का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, तो बहुत ज्यादा एयर जब लोगे ना तब तुम्हें मास दिखाई देगा उसका। तो जब तुम एक बहुत बड़े बलून को, जब जैसे मान लो बहुत बड़ा सा बलून है, उसका तुमने एम्प्टी वेट किया और जब उसको भर दिया तब तुमने उसका वेट किया, तो तुम देखोगे कि हाँ कुछ ना कुछ वजन बढ़ा है बलून का। तो वो वजन एक्चुअली किसका है जो बढ़ा है? एयर का। तो एयर का वजन भी होता है, एयर हैज सम मास इन इट एंड एयर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस, सो इट इज ट्रू दैट एयर इज ऑल्सो अ मैटर। इसमें से कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? लव। इज लव इज अ मैटर? क्या लव एक मैटर है? तो हाँ भाई मैटर है, लव मैटर तो है ना, मतलब साइंस वे में ना देखा जाए तो कहते हैं भाई मैटर हो गया भाई, कहते हैं ना प्यार के चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। तो प्यार के चक्कर में ना पड़िए का मतलब क्या होता है? प्यार के मैटर में ना पड़िए। तो प्यार के मैटर में पढ़ना नहीं है अपने को, ठीक है ना। लेकिन प्यार मैटर है कि नहीं, ये तो मजाक के लिए बोल रहा हूं ऐसे ही। देखो प्यार क्या है? एक्चुअली ये फीलिंग है, इट इज जस्ट अ फीलिंग। प्यार का वजन नहीं होता है। कितना प्यार करते हैं ना, बचपन पूछे तो कि तुम कितना प्यार करते हो मम्मी से, बताओ। हम लोग ऐसे बताते हैं इतना प्यार करते हैं, इतना सारा। तो वो बता जरूर देते थे, लेकिन उसका एक्चुअली कोई मेजरमेंट नहीं है प्यार का, है ना। तो उसे मेजर नहीं किया सकता, उसका उसके अंदर कोई मास आस नहीं है, उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है उसके अंदर। आ रही बात समझे? तो ये बात क्लियर हमें ध्यान रखनी है क्या, कि जो आपका मैटर है वो मैटर एक्चुअली एक फीलिंग है, उसमें ना कोई मास होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। तो इट इज नॉट एन मैटर, ये एक मैटर नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्मेल। तो स्मेल, अगर सिर्फ मैं आपसे कह दूं कि स्मेल, सिर्फ स्मेल कह दूं, तो स्मेल भी क्या एक तरीके से आपकी दिमाग एक्चुअली आपको बता रहा है कि हाँ कुछ बढ़िया सा महक रहा है। वो स्मेल एक्चुअली कुछ है नहीं। स्मेल ऑफ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ स्मेल की बात करें तो स्मेल है सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिविटी हमारी बॉडी की। वो सिर्फ एक हमारे दिमाग का एक सिग्नल है जो हमें बता रहा है कि ये किसी भी चीज की स्मेल अच्छी है खराब है। तो स्मेल सिर्फ और सिर्फ एक सेंस है, ठीक है ना। तो सेंस भी ऑब्जेक्ट, ना उसमें कोई मास है ना उसमें कोई वॉल्यूम है, तो सीधी सी बात है वो भी क्या है आपका जो ये है मैटर नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है हेट। हेट भी सिमिलर वही चीज हो गई भाई, हेट भी आपका फीलिंग है, तो फीलिंग में भी सिंपल बात वही समझाया मैंने तुम्हें। आलमंड्स हो गए भाई, ये तो है, इनमें तो वजन भी होता है, इनको तो खा के दिमाग भी बढ़ता है, तो दिख रहे हैं, वजन भी होता है, स्पेस भी होता है, तो ये तो होंगे। नेक्स्ट क्या है? थॉट। थॉट फिर से फीलिंग हो गई, वो भी दिमाग की सारी बातें हैं, उसका रियल लाइफ तो कुछ है नहीं, उसका वजन थोड़ी ना कर सकते हो, ना ही उसको तुम वेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब ना ही उसका कोई स्पेस होता है। तो इसका मतलब है ये भी क्या है आपका नहीं है। क्या नहीं है? मैटर नहीं है। कोल्ड, ठंड लगना भी क्या है? ठंड लगना भी एक्चुअली क्या है भाई? कोल्ड इज जस्ट अ फीलिंग, कोल्ड इज जस्ट अ फीलिंग, दिस इज नॉट एनी मैटर। लेमन, हाँ लेमन है भाई, लेमन है, उसका वेट भी होता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। वाटर, वाटर भी है, सही बात है। अब देखो स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इट इज अ मैटर, हाँ ये मैटर है। लेकिन अब यहां पर तुम लोग क्या होगे, थोड़े से चिंतित हो जाओगे कि ये क्या बात है, मैं स्मेल अभी बोला नहीं, आप बोल रहे हैं। तो देखो स्मेल ऑफ परफ्यूम, इसका मतलब है अब आपके पास एक शीशे में क्या था कि परफ्यूम था, आपने उसको हल्का सा स्प्रे किया, जब उसको आपने स्प्रे किया तब आप उसको सूंघ रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? उस स्प्रे की जो हवा में उड़ गई है, उस स्प्रे की बात करी जा रही है अब, ठीक है ना। अब उसकी बात करी जा रही है, हवा की बात करी जा रही है। तो अब उस हवा में क्या है? पार्टिकल्स हैं, किसके हैं? उसी लिक्विड के जो आपकी सीसी में भरा हुआ था। तो वही सीसी का लिक्विड हवा में अब आ गया है, तो भाई अब उसका कुछ ना कुछ तो स्पेस, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ उसमें मास भी होगा। तो अब उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अब हम लोग उसे मैटर बोल सकते हैं। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम इज नथिंग, वी कैन से दिस इज जस्ट परफ्यूम पार्टिकल्स। परफ्यूम पार्टिकल्स को सूंघा जा रहा है। सिर्फ स्मेल को सिर्फ स्मेल बोल देना, तो स्मेल सिर्फ बोल दिया तो वो मैटर नहीं है। लेकिन स्मेल ऑफ एनीथिंग इट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ मैटर। तो ये आपकी मैटर एक्सेप्ट करी जा सकती। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो करेक्ट आंसर था 6 वाज करेक्ट आंसर, 6 वाज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जिन लोगों ने भी 6 कमेंट किया होगा उनको मैं क्या करूंगा, एक प्यारा सा लव का जो है वो क्या करूंगा, लव का सिंबल दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अभी क्लास खत्म होते होते और भी क्वेश्चंस होंगे, तो जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उनका नाम मेंशन कर दूंगा या तो, ठीक है। अभी तो मुझे लगा था कि जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसको मैं पिन करूंगा, ज्यादा कैसे आएंगे, जब 6 ही है तो 6 ही करोगे तुम, ठीक है। तो 11 में से 6 वॉज द करेक्ट आंसर, 11 में से 6 वॉज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर का
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था, 6 था। ओके ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही व्हाई द स्मेल ऑफ, व्हाई देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो तुम भी, व्हाई द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meter away, but to get the smell of cold food you have to go close। गर्म खाने की हवा क्यों दूर तक आ जाती है? Why we get the smell of hot food, hot sizzling food very far away from it? Okay, why do we get it? Okay, so the reason behind it, you know it, कि गर्म जो खाना होता है, एक्चुअली जो गर्म खाना होगा, वो गर्म खाना एक्चुअली क्या करेगा, उसके पास जो एयर होगी वो एयर क्या होगी, गर्म होगी। वो एयर क्या होगी, गर्म होगी। जो गर्म खाना रखा होगा ना, उसके पास की जो एयर होगी वो क्या हो, गर्म होगी, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ दैट फूड। तो जब वो फूड के जो एयर होगी वो फूड से बार बार टकराएगी और फूड के पार्टिकल्स क्या होंगे, हवा में धीरे धीरे मिल जाएंगे अपने मन से, ठीक है। और गर्म है वो पार्टिकल्स, बहुत हॉट है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, और जब वो फास्ट मूव करेंगे तो बहुत दूर तक जा सकते हैं, तो दूर तक वो महक उड़कर जा सकती है। सो ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉट सिजलिंग फूड पार्टिकल्स, it reaches several meters away to us, while the smell of cold food we have to go close because the temperature of the particles of cold food is very low, so they don't move very fast, so they don't go very far away from the food, so we have to go close to them। you are getting the point or not? आ रही बात समझ में ना तुमको क्लियर? भाई सीधी सी बात है यार, टेम्परेचर ज्यादा है तो फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनसे जो पार्टिकल्स फूड के अंदर गर्म खाने से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो गर्म है तो दूर तक चले जाते हैं। ठंडे खाने से जो पार्टिकल्स उससे हल्के फुल्के निकलते हैं वो ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये जो गर्म खाना होता है इसका मिल जाता है स्मेल दूर तक। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a diver is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does this observation show? So कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? कोई डाइवर जो है वो पानी में कूद सकता है, पानी के अंदर चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे ही वो उसमें कूदता है तो वो उनके स्पेस में एक्चुअली घुसता है, और स्पेस में घुसता है इस वजह से वो क्या करता है, उनको एक दूसरे से दूर दूर कर देता है। So because the particles of water have space between them, and because of this reason the diver is able to go through in between them। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात भी है कि the force of attraction between water particles is not that enough, so the diver is able to go into them and move them apart। ओके पहला रीजन तो ये है कि पार्टिकल के दोनों को साथ में एक्सप्लेन करोगे। पहली लाइन में तो ये लिखोगे बिकॉज द पार्टिकल ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी लेस, सो व्हेन अ डाइवर डिप इनटू द वाटर, व्हाट इट डज, it actually goes into the space between the particles of water, and what is there does more that it separates the particles of water। so दो रीजन है इसके कि पहली बात तो जब वो कूदा तो कूदने के बाद उसने जो पार्टिकल्स थे वाटर के उनके बीच में जो स्पेस था इसकी वजह से वो अंदर जाने में सक्षम हुआ, और उन वाटर पार्टिकल्स को अलग अलग करेगा तभी तो बीच में घुसेगा। तो उनको अलग अलग क्यों कर पाया? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वहीं पर अगर कोई उसकी पानी की जगह कोई पत्थर होता वो कूदा तो फट जाता, स्पेस तो वहां भी था लेकिन वो पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर पाएगा कूद के। So that is the reason that the diver is able to cut through the water in a swimming pool, but if the water is not like in liquid state, if the water is in solid state, if this is ice, the diver will not able to do it, it will break their nose, head and so many things also। okay, so this is the next point। तो ये बात हम लोगों को क्लियर समझ में आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स पढ़ लिए, उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। हाँ, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हम लोगों ने पढ़े ना, इसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर के डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स को हम लोग पता कर सकते हैं। जो हमारा एक्चुअली जो मैटर होता है ना, वो यूनिवर्स में एक ही स्टेट में नहीं पाया जाता है।
ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल, जो मैटर होता है उसे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स में मतलब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी आसपास सराउंडिंग के तुमको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग टाइप के तुमको क्यों दिखते हैं, मतलब कुछ चीज बहुत सॉफ्ट है, कुछ चीज बहुत हार्ड है, ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जो मैटर पाया जा रहा है ना, वो अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। जैसे कि आपका जो पानी है उसमें जो मैटर है वो मैटर एक डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में है। ठीक है, और जो बर्फ होती है वो वही सेम पार्टिकल्स, वही सेम मैटर, अब वो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में आ गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर हम लोग मैटर को डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स में ही मैटर हमारे अराउंड हमें दिखता है। तो कितने टाइप ऑफ मैटर हो सकते हैं, कितने टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो सकते हैं, तो देखो यहां पर दो टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के मैं डिवीजन करने जा रहा हूं। सबसे पहला तो हम लोग बोलेंगे क्लासिकल स्टेट्स। सबसे पहले को हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर, क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और दूसरी जो स्टेट्स होंगी उनको मैं कहूंगा मॉडर्न स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहेंगे, मॉडर्न स्टेट ऑफ मैटर, मॉडर्न स्टेट ऑफ मैटर। देखो इनिशियली तो जो स्टेट ऑफ मैटर पर रिसर्च करी गई उनके आधार पर मैटर सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के होते थे। पहले कितने टाइप के होते थे, सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के स्टेट ऑफ मैटर्स ही हम लोगों ने पहले पढ़े थे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो आप लोग बहुत ही भली भांति उससे वाजिब हो गए। पहला तो क्या है, पहला तो है आपका सॉलिड, पहला क्या है आपका भाई, सॉलिड स्टेट। दूसरी क्या है, लिक्विड स्टेट, दूसरी क्या है, लिक्विड स्टेट। तीसरी क्या है, तीसरी है आपकी गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, और मॉडर्न स्टेट क्या है, मॉडर्न स्टेट है, अब हम लोगों ने जो पहले तो सिर्फ और सिर्फ यही तीन स्टेट ऑफ मैटर को ही देखा था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई ना, तो साइंस जैसे जैसे डेवलप होती गई तो हम लोगों ने कुछ और नई स्टेट ऑफ मैटर्स को भी ढूंढा, जिनमें से एक तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, जिसका नाम आपने हो सकता है सुना हो, जिसका नाम है प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। और इसके अलावा भी कुछ हैं, वो मैं भी आपको बताता हूं, वो बहुत हायर एजुकेशन के लिए हैं, इतना हमारे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हम लोग एक बार पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअली अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसकी, जो भी कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली क्या है, सबसे पहली है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सबसे पहली क्या है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है। एक तो ये, इस आधार पर आप स्टेट ऑफ मैटर को अलग अलग, मतलब इस आधार पर आप मैटर के डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स को बता सकते हो कि भाई अगर स्पेस बहुत कम है तो हम कह देंगे कि ये सॉलिड स्टेट है, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है तो हम कह देंगे ये सॉलिड स्टेट है, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा है तो हम कह देंगे वो गैसियस स्टेट है, और अगर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट है तो उसे हम लोग लिक्विड स्टेट कह देंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर आप मैटर्स को क्या कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं क्लासिकल स्टेट क्यों बोल रहा हूं, हो सकता है तुम्हें ऐसा वर्ड कहीं देखने को ना मिले, तो मैं पहले क्लासिकल स्टेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो स्टेट है जो कि सबसे पहले, मतलब जब बिल्कुल इनिशियली स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ाना या फिर जब उसकी रिसर्च शुरू करी गई थी, मतलब 100-200 साल पहले जब स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ना शुरू किया गया था, तो उस समय जो स्टेट ऑफ मैटर बताई गई थी वो है ये आपकी क्या, क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर। वो आपकी क्या है, ये क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। तो क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, एक तो आती है आपकी सॉलिड स्टेट, दूसरी क्या आती है लिक्विड स्टेट, और तीसरी क्या आती है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो ये तीन क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर होती हैं। सॉलिड स्टेट में देखो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये पार्टिकल्स बनाकर रखे हैं, देखो एक बार ध्यान से। सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा है कि सॉलिड स्टेट में मैंने आपको शो किया हुआ है कि पार्टिकल्स यहां पर क्या है, बहुत पास पास हैं, पार्टिकल्स यहां पर क्या है, बहुत पास पास हैं।
दूसरे साइड में देखो आपके पास मैंने क्या लगा रखा है, लिक्विड्स के ऊपर जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं उनमें देखो मैंने क्या किया हुआ है, लिक्विड स्टेट में मैंने जो पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ा दूर कर दिया है एज कंपेयर टू सॉलिड। देखो वो सॉलिड में ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस जो है वो बढ़ गया है। और गैसेस को अगर तुम देखोगे तो गैसेस में तो बिल्कुल ही क्या हुआ जा रहा है, बिल्कुल ही गैसेस में स्पेस क्या हुआ, बढ़ गया, और भी ज्यादा स्पेस बढ़ गया है लिक्विड और गैसेस में। तो इसका मतलब है तीन बातें तो क्लियर हो गई, मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में एक बात तो क्लियर हो गई, क्या कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, लिक्विड्स में उनसे थोड़ा ज्यादा होता है, गैसेस में उनसे ज्यादा सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, तो मैंने तुमको नहीं बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, अमंग सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड और गैसेस में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर होता है, ये सॉलिड्स में होता है। तो मैक्सिमम force of attraction between particles exist in solid state of matter among solid liquid and gas। solid liquid gases में से अगर कंपेयर किया जाए तो सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स वो सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए भाई जब सॉलिड को तुम तोड़ना चाहते हो ना तो इसलिए नहीं टूटता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स का बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता है। आ रही बात समझ में? अब तुम्हें जवाब मिला ना कि सॉलिड्स को ब्रेक करना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनके पार्टिकल्स बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड में आप इसको क्या कह सकते हो कि मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत कम नहीं होता है लेकिन होता है। आपको अलग अलग करने के लिए खुद पानी में कूदना पड़ेगा, तब वो पानी के पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, या फिर ग्लास में पानी है उनके पार्टिकल्स को अलग अलग करना है तो उसमें आप अपनी उंगली घुसा दो, तो उंगली घुसा दिया, हाथ घुसा दिया, तो तुमने क्या किया, पहले जो पानी साथ साथ था वहां पर तुमने उसको हाथ डाल के उन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो आसानी से अलग हो गया थोड़ा सा, लेकिन मदद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम तुम्हें करना पड़ा। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो इनमें तो भाई मिनिमम होता है, इनमें तो क्या होता है, मिनिमम होता है, इन्हें तो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस तुम उनको हल्का सा गर्म कर दो, ये अपने मन से ही एक दूसरे से दूर दूर भाग जाते हैं, है ना। तो गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। बस इन दो प्रॉपर्टीज के आधार पर आप सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में सारी बातें समझ जाओगे, और यही मेन अपने सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, मैं इस पर तुम्हें दोबारा लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले क्या करते हैं, क्लासिकल स्टेट्स के बाद एक बार मॉडर्न स्टेट्स ऑफ मैटर को एक बार जरा ध्यान से देख लिया जाए। तो मॉडर्न स्टेट ऑफ मैटर क्या है, इनमें से कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि मतलब मैन मेड है, जो हम लोगों ने खुद बनाई है, साइंटिस्ट ने बनाई है, गर्म कर करके ऐसे करके बनाई हुई है। मान लो किसी मैटर को बहुत गर्म किया और एक नई स्टेट ऑफ मैटर बन गई। और कुछ ऐसी स्टेट हैं जो कि बहुत ही कम समय के लिए कभी एक्सीडेंटली बन गई। ठीक है, लेकिन ये सब की सब एक अलग टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन इनमें से कोई भी बहुत ज्यादा आपके देख पहले एनसीईआरटी में तो आपके दिया नहीं हुआ है, और बहुत ज्यादा इनका हमें मतलब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ने की जरूरत है, ये क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर की जरूरत है। लेकिन एक बार कुछ मॉडर्न स्टेट्स को भी देख लिया जाए साथ में, आप पढ़ ही रहे हैं तो देखो ध्यान से मॉडर्न स्टेट ऑफ मैटर को देखो। सबसे पहली मॉडर्न स्टेट ऑफ मैटर देखो, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये क्या है आपका, प्लाज्मा। प्लाज्मा ये क्या है, इट इज अ वेरी स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर। अगर आप क्या करो ना, आप क्या करो, जैसे मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, उसको गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, गर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो क्या होगा, तुम देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो लिक्विड गैस बन जाता है। जैसे पानी होता है ना, गर्म करते करते वो भाप बन जाता है, तो गैस बन गया एक तरीके से। और गर्म करते जाओ, और गर्म करते जाओ। जब तुम किसी मैटर को बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे ना, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एक्चुअली वो पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं। मतलब चार्ज कैसे हो जाते हैं, क्योंकि अभी जब तुम थर्ड चैप्टर पढ़ोगे ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तो वहां पर तुमको बताया जाएगा कि एटम जो होता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल भी किसी चीज से मिलकर बने होते हैं, और पार्टिकल जिस चीज से मिलकर बने होते हैं वो चीजें एक्चुअली एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होती हैं। तो ये समझ लो कि जो आपका मैटर है ना, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। इतनी बात अभी सुन लो, समझ लो कि जो एटम पार्टिकल होता है ना, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है। कोई भी पार्टिकल जो सबसे छोटी चीज से मिलकर बना हुआ है उसे एटम कहते हैं। और एटम क्या है, एटम तुम ये समझ लो, एटम के अंदर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। एक क्या है, प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। अगर मैं उसके माइनस चार्ज को निकालकर बाहर कर दूं तो अब क्या हो जाएगा, वही एक एटम के दो पार्ट हो गए, एक प्लस पार्ट वाला, एक माइनस पार्ट वाला। तो ऐसे जो स्पीसीज होते हैं जिनमें क्या होता है, चार्ज होता है,
जिनमें कुछ ना कुछ चार्ज हो, उनको बोलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। और ये कैसे होता है, जब किसी चीज को तुम गर्म करते गए, 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 तुमने इसको इतना ज्यादा गर्म कर दिया कि उसका पार्टिकल से सारे एटम्स अलग अलग हो गए, और उसके एटम जो थे ना, वो एटम भी ब्रेक होकर उसका प्लस पार्ट अलग हो गया, नेगेटिव पार्ट अलग हो गया। तो ये एक्चुअली क्या होती है, प्लाज्मा क्या होता है, ये चार्ज्ड, फ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इनको क्या बोलेंगे, सही से बोला जाए तो फ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है, ये होते तो गैस की तरीके ही हैं, क्योंकि ये फ्री होते हैं। फ्री लिखा हुआ है ना, फ्री वर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये गैस की तरीके ही होते हैं। फ्री का मतलब हो गया आसानी से एक दूसरे से दूर दूर घूम सकते हैं। तो फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये गैस से तो इसलिए रिजेंबल करते हैं क्योंकि ये फ्री होते हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्री होने के साथ साथ गैसेस से ये अलग कैसे होते हैं। गैसेस से अलग ये ऐसे होते हैं कि पहली बात तो ये कि अगर आप इस प्लाज्मा में, कोई भी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है तुम्हारे पास, ठीक है, उसमें अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करो, उसमें तुम मान लो तार लगा के करंट पास करो, तो वो ग्लो करता है। वो एकदम से क्या होता है, बहुत अच्छे से ग्लो करता है। जैसे नियॉन लाइट्स देखते हो ना अपने आसपास, इनके अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, वो प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा स्क्रीन्स भी होती हैं, जो फ्लोरोसेंट लाइट्स देखते हो ना, उनके अंदर भी प्लाज्मा लिक्विड भरा रहता है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो वो एकदम से ग्लो करने लगता है। आ रही बात समझ में? तो ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, अगर इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाए तो ये ग्लो करते हैं। ठीक है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस वजह से ये जो मतलब आपका प्लाज्मा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपको जब फिजिक्स पढ़ाई जाएगी ना तो उसमें समझाया जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, अभी तुम इतना बात समझ लो। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो प्लाज्मा की मैंने कुछ फोटो लगा रखी। देखो ये, इसका नाम पता है क्या है, ये तुम्हारा प्लाज्मा बल्ब है। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बल्ब बोलते हैं। तो प्लाज्मा बल्ब क्या होता है, एक्चुअली एक ऐसा बल्ब बनाया जाता है जिसके अंदर प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर को रखा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा को बनाना कोई कठिन नहीं है, बनाया जा सकता है। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर को बनाया जा सकता है, मतलब रखा जाता है, और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो वो कुछ इस तरीके से ग्लो करता है। ठीक है, इस तरीके से प्लाज्मा तुम्हें रियल लाइफ में कहां देखने को मिलेगा, रियल लाइफ में हमें कहीं प्लाज्मा देखने को मिल सकता है क्या? तो एक तो तुम्हें ये ऐसे बल्ब देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जो नियॉन लाइट्स होती है ना, बिल्कुल चमकने वाली नियॉन लाइट्स, नियॉन लाइट्स में भी क्या होता है, प्लाज्मा भरा होता है। उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा भरा होता है। तीसरी चीज, जो ये स्टार्स है ना, स्टार्स, जो ये स्टार्स ग्लो करते हैं, ये जो स्टार्स जो ग्लो करते हैं ना, तो स्टार्स कैसे ग्लो करते हैं, स्टार्स ग्लो करते हैं एक्चुअली कि उनके अंदर जो मैटर होता है वो प्लाज्मा स्टेट में ही होता है। वो मैटर क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट में ही होता है। जो लाइटनिंग नहीं होती है, लाइटनिंग, तो लाइटनिंग एक्चुअली क्यों होती है, लाइटनिंग इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वहां पर प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होता है, और उससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो क्या करता है, एकदम से ग्लो करता है। तो लाइटनिंग भी क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर का एग्जांपल है तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं, और भी बता सकता हूं तुमको। देखो साउदर्न और नॉर्दर्न पोल्स जो है ना, जो अर्थ है आपकी, एक्चुअली अर्थ कुछ इस तरीके से आपकी स्फेरिकल है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली स्फेरिकल तो नहीं है, तो उसके जो नॉर्दर्न और साउदर्न पोल्स होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और यहां पर विंटर्स में ना हमें आसमान में कुछ इस तरीके की लाइट्स देखने को मिलती हैं। आसमान में हमें कुछ इस तरीके की लाइट्स देखने को मिलती हैं। कहां पर, नॉर्दर्न और साउदर्न पोल्स में हमें कुछ इस तरीके की लाइट्स आसमान में देखने को मिलती हैं। तो ये एक्चुअली पता है किस वजह से होता है, वहां पर प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर पाया जाता है आसमान में, कोई फेनोमेनन होता है उसकी वजह से बनता है। ठीक है, उसकी डिटेल्स मैं अभी नहीं बता रहा हूं तुमको। तो नॉर्दर्न और साउदर्न पोल्स में जो आसमान में हमें विंटर्स में प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से उसकी इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ में हमें प्लाज्मा यहां देखने को मिलता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, प्लाज्मा जो है ना, ये प्लाज्मा, ये आपका प्लाज्मा मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर है इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मैटर ऑफ स्टेट है ये, कि पूरी दुनिया में जितना भी मैटर है ना, उसकी जो सबसे मतलब उस मैटर में अगर प्लाज्मा स्टेट ढूंढी जाए तो वो सबसे ज्यादा है पूरे यूनिवर्स में। अर्थ में तो बहुत कम है, अर्थ में तो बहुत कम है,
अर्थ में तो बिल्कुल मिनिमम है, लेकिन पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड की बात करी जाए ना तो वहां ये मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर एक बात और ध्यान रख लो, मैंने क्लासिकल को क्लासिकल क्यों बोला, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये कि ये बेसिक थे, सबसे पहले इनको ढूंढ के निकाला गया था। दूसरी बात ये थी कि ये सॉलिड लिक्विड गैस हमारे रियल लाइफ में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस तो तुम्हें रियल लाइफ में बिल्कुल बहुत देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा भी तुम्हें काफी हद तक देखने को मिलता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में तो ये सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके बाद मैंने जो ये लिख रखे हैं ना, ये सबसे कम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ तो मैन मेड है, कुछ एक्सीडेंटल है, ठीक है। तो इनके बारे में मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी डिटेल बता दे रहा हूं, बस थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स बता दे रहा हूं, उसको सुन लो ध्यान से, और उसके बाद फिर उसमें आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी देख लेते हैं। अब तुम कभी ये मत कहना, कभी भी तो कोई तुमसे पूछे ना कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है, तो तुम कहते ना क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर तो 3 होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न स्टेट्स को भी मिला लें तो कुछ फिक्स नहीं है, बहुत सारी स्टेट ऑफ मैटर हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं, मैं आपको 5-6 बता दे रहा हूं, बाकी आप चाहो तो उसको गूगल कर लो। अगली है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक स्टेट ऑफ मैटर का नाम है। किसका नाम है? स्टेट ऑफ मैटर का नाम है, स्टेट ऑफ मैटर का नाम है। एक्चुअली ये क्या है ना, ये एक ऐसी स्टेट है, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बता दे रहा हूं, समझ लो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है बोसॉन्स। बोसॉन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी ज्यादा नहीं समझने की जरूरत है, बस ये समझ लो कि छोटे छोटे, ये हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका नाम होता है बोसॉन्स। तो जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के जो ग्रुप्स मान लो अपने बना, इन मान लो बोसॉन्स बहुत सारे ग्रुप्स में इकट्ठे कर लिए जाए, बहुत सारा ग्रुप ऑफ बोसॉन्स हमारे पास है, ठीक है। और अगर आप उनको क्या कर दो ना, बहुत ठंडा कर दो, बहुत ही ज्यादा ठंडा कर दो, तो इनको जब हम लोग क्या कर देते हैं, बहुत ठंडा कर देते हैं, बहुत कोल्ड कर दिया जाता है, तो क्या होता है, जो स्टेट ऑफ मैटर मिलती है वो हमें, उसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है, इट इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड बोसॉन्स विच आर कोल्डेड, विच आर बीइंग कोल्डेड, मतलब जिन्हें बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया। तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहते हैं, आपका बोस आइंस्टाइन स्टेट कहते हैं। इसके बाद एक और है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो देखो, अगर आप किसी भी मैटर को लो और उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ले जाओ, तो एक्चुअली बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जाने पर ना सॉलिड और लिक्विड के बीच का डिफरेंस नहीं बचता है, एक जैसे ही हो जाते हैं सब, सॉलिड और लिक्विड सब एक ही चीज हो जाती है। और वो जो चीज बनती है ना, वो जो स्टेट ऑफ मैटर बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स बोला जाता है। इसी तरीके से सुपर सॉलिड्स भी होते हैं। सुपर सॉलिड्स भाई बहुत ही खतरनाक टाइप के सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर सॉलिड्स को रखने पर, सॉलिड को बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया जाए तो सॉलिड्स बनते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर है। क्या है? क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर है। ये क्या है आपकी, बहुत ही क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर है। तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, और इनको सही से समझने में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत आगे है, ठीक है ना। तो सुपर सॉलिड्स हो गए, ये इसके बारे में बता देना कि ये क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर है, वेरी स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स बता देना, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पर जब सॉलिड लिक्विड के बीच का जब लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस डिसअपीयर्स, we get a very special kind of state of matter that is called supercritical fluid. उसके बाद बोस आइंस्टाइन बता ही दिया, इट इज अ ग्रुप ऑफ बोसॉन्स विच आर बीइंग कोल्ड, या फिर जिन्हें बहुत ठंडा कर दिया गया है, तो वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाता है। प्लाज्मा मैंने बता ही दिया, दीज आर फ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स which can generate magnetic and electric fields and these charged particles are free to move। ये हो गया इनके बारे में, मॉडर्न स्टेट्स के बारे में, और सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में मैंने तुमको बता ही दिया। अब हम लोग अभी फिलहाल के इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को डिस्कस किया जाएगा, उनको कंपेयर किया जाएगा, और उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहां पर आगे का डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए यूं ही जुड़े रहिए सुपर क्लास के यूट्यूब से, तो तब तक के लिए यूं ही जुड़ी रहिए, बैठ के हम
तो तब तक के लिए यूं ही जुड़े रहिए सुपर क्लास के यूट्यूब चैनल के साथ। और ये वीडियोस हम आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लेक्चर्स हम आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और पूरी वीडियो देखा करो ध्यान से, उनके नोट्स बनाया करो, ठीक है। इसके बाद जब पूरी वीडियो देख लेते हो तो बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और जितने भी तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स हैं उन सबको ये वीडियोस जरूर रिकमेंड करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये लेक्चर्स पहुंचा सकें। ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स बच्चों तक पहुंचेंगे तो भाई और ज्यादा मन करेगा पढ़ाने का, और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आएंगे आप सभी के लिए इस चैनल पर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय।